बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करते हैं टॉक्सिजेनिक डिजीज़ जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई काज कराते हैं, ठीक है, जो टॉक्सिन्स और हीमोलाइसिन्स प्रोड्यूस कराते हैं, हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन। इरेथ्रोजेनिक बस आपने जस्ट टॉक्सिन का या जो भी एंजाइम है उसका नाम याद रखना है और इसका मोटा मोटा फंक्शन याद रखना है कि कौन सी डिजीज़ में वो रोल प्ले करता है, एंड दैट वुड बी एनफ। इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन जो होता है वो रैश कराता है स्कारलेट फीवर की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका वैसा ही है जैसे बाकी हम पीछे भी जितने भी टॉक्सिन वगैरह पढ़ चुके हैं उनका सेम ही था कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन की तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी कि सुप्रा एंटीजन होता है, मैक्रोफेजेस वगैरह से साइटोकाइंस को रिलीज़ कराता है, ठीक है। और फिर स्ट्रेप्टोलाइसिन, आगे हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ की। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है वो हीमोलाइसिस कराते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये इनएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन लेबाइल होता है, ओ फॉर ऑक्सीजन लेबाइल। बीटा हेमोलिसिस कराता है, एंटीजेनिक होता है, याद रखना स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो होता है वो एंटीजेनिक होता है। एंटीजेनिक्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है ना, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, वो हमारे पास रूमेटिक फीवर में की डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। स्ट्रेप्टोलाइसिन एस जो होता है वो ऑक्सीजन से इनएक्टिवेट नहीं होती, यानी कि ऑक्सीजन स्टेबल होती है, एस फॉर स्टेबल। और इसकी दूसरी बात जो है वो एंटीजेनिक नहीं होती है, ठीक है। ये भी बीटा हेमोलिसिस कराते हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ की तरह। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉक्सिन है वो पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए है। जो एक्सोटॉक्सिन ए है ये क्या कराता है, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलरली इसका भी वही है, एज अ सुप्रा एंटीजन एक्ट करता है, साइटोकाइंस वगैरह को रिलीज कराता है हेल्पर टी सेल्स और मैक्रोफेजेस से। एक्सोटॉक्सिन बी आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास टॉक्सिन, वो क्या कराता है, वो इसका रोल प्ले होता है नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस में, नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस कराता है। और ये एक प्रोटीएज होता है, ठीक है, यानी कि प्रोटीन्स होता है। प्रोटीएज का मतलब यह है कि प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कराता है, ठीक है। और इस वजह से टिश्यूज़ की डिस्ट्रक्शन करा देता है और नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस काज करा देता है। ये बात होगी हमारे पास ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की तरफ से जितने भी एंजाइम्स और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी। इसके बाद अगर हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टो अगेन, अब देखें आपको इस चैप्टर में ना ढेर सारे पेज दिखेंगे लेकिन बातें वही चुन चुन के बार बार रिपीट हुई हैं। अब आगे फिर क्लिनिकल फाइंडिंग में मैंने यही बताया कि 3 तरह की डिजीज़ होती है, पायोजेनिक, टॉक्सिजेनिक और इम्यूनोलॉजिक। पायोजेनिक डिजीज़ में कौन कौन सी आ जाती है, हमारे पास फेरेंजाइटिस और सेलुलाइटिस आ जाता है। टॉक्सिजेनिक डिजीज़ में आ जाता है स्कारलेट फीवर आ जाता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आ जाता है। और इम्यूनोलॉजिक डिजीज़ में आ जाता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रूमेटिक फीवर। अब आगे जो डिटेल लिखी हुई है इसको आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, कितना कुछ इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जो मेन बातें याद रखनी है वो पैथोजेनेसिस याद रखनी है और आपने ये एंजाइम्स वगैरह याद रखनी है और ये याद रखना है कि कौन सी हेमोलिसिस कौन सा बैक्टीरिया करा रही है, एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये डिजीज़ एक दफ़ा देख लीजिएगा, आपको आराम से याद हो जाएंगी। जैसे इसमें बताया हुआ है कि जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रेप्टोआइजिनीज है वो मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल काज होता है फेरेंजाइटिस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको याद रखना कि मोस्ट कॉमन जो फेरेंजाइटिस का काज है, ढेर सारे बैक्टीरिया फेरेंजाइटिस कराते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन जो काज है वो स्ट्रेप्टोआइजिनीज है। स्ट्रेप्टोआइजिनीज का जो फेरेंजाइटिस होता है उसके क्या क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, थ्रोट का गले में दर्द हो रहा होता है, बुखार हो रहा होता है, ठीक है। एग्जामिन करेंगे तो हमें थ्रोट इन्फ्लेम्ड दिखेगा, टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड देखेंगे, ठीक है। येलोइश एक्सुडेट मिलेगा हमें, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की टेंडरनेस हुई हुई होगी। अगर हम इसको अनट्रीटेड रखें तो ये खुद ब खुद रिकवर कर जाता है 10 दिन के अंदर अंदर, या फिर रूमेटिक फीवर हो सकता है, ठीक है। कि जो फेरेंजाइटिस है उसके बाद रूमेटिक फीवर होने के चांसेस हैं। अगर हम ट्रीट नहीं करें फेरेंजाइटिस को तो हो सकता है वो मिडिल ईयर में चला जाए और ओटाइटिस मीडिया करा दे, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन करा दे, साइनसिस में जाके साइनोसाइटिस करा दे, साइनसिस का इन्फेक्शन करा दे, या मेस्टोइड्स में मेस्टोडाइटिस या फिर मेनिंजाइटिस करा दे। अगर हमें लगातार बंदा कुछ भी चीज़ स्वेलो नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि पेरिटोनिसिलरी या रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस बन चुका है वहाँ पर। उसके बाद जो अगली बात उन्होंने अगली डिजीज़ बताई है उसके बताया उन्होंने कि जो स्ट्रेप्टोकोकाई जो इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, वो स्कारलेट फीवर कराते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि स्कारलेट फीवर में कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा था, कौन सा टॉक्सिन रोल प्ले कर रहा था, इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन। तो जो स्ट्रेप्टोकोकाई के इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं वो स्कारलेट फीवर कराते हैं। अब स्कारलेट फीवर में हमारे पास स्ट्रॉबेरी लाइक टंग होती है, ठीक है। और फिर स्ट्रेप्टोकोकाई में बाकी उन्होंने बताया हुआ और टॉक्सिन मीडिएटेड जो डिजीज़ होती है वो टॉक्सिक स्ट्रेप्टोकोकाई टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। अब इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स और जो स्टेफाइलोकोकस की तरफ से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है ना, उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स सिमिलर होती हैं। लेकिन अब इसको हम क्लिनिकली कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो स्ट्रेप्टोकोकस का टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है ना उसमें एक प्रॉपर रिकग्नाइजेबल साइट होती है जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई हुई होती है और फिर जो ब्लड कल्चर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जबकि जो हमारे पास
स्टेफाइलोकोकस की तरफ के से जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है उसमें ना तो हमारे पास कोई प्रॉपर पायोजेनिक इन्फ्लामेटरी साइट होती है और ना ही हमारे पास जो ब्लड कल्चर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें ऑलरेडी आगे अगेन उन्होंने वही बात की है कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं वो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन कराते हैं, जैसे सेलुलाइटिस कराते हैं, एरेसिपेलियाज कराते हैं, वट एवर जो भी इसको आप खुद प्रोनाउंस कर देना, मुझसे नहीं हो रहा, और नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस और एम्पेटिको कराते हैं। अब नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस जो होता है ना, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस कराने वाले बैक्टीरियाज के जस्ट नेम लिखने होते हैं। तो कौन कौन नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि इसको फ्लैश ईटिंग डिजीज़ या फिर हम इसे गैंग्रीन भी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल गैंग्रीन है। अब इसमें कौन कौन से बैक्टीरियाज कराते हैं, एक जो स्टेपायोजेनिस करा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस हो रहा है, उसके बाद हमारे पास मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस यानी कि स्टेफ ऑरियस करा रहा है, और फिर एक और बैक्टीरिया होता है हमारे पास सीडोमोनास एरोजिनोजा, वो भी नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस कराते हैं। ये चारों बैक्टीरिया नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस करवाते हैं। उसके बाद जो होता है एम्पेटिगो जो होती है इसकी तरफ से स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस के, उसमें हनी कलर्ड क्रस्ट लेयंस हमें देते हैं, जिसे हनी की तरह की क्रस्टेड लेयंस होते हैं वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे लिम्फ नोड्स की जो होती है और लिम्फ वेजल्स की वहाँ उनकी इन्फ्लामेशन हुई हुई होती है, और हैंड्स पे हमें स्पेशली जो इन्फेक्शन होता है वो हैंड्स पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं वो एंडोमेट्रियम के इन्फेक्शन करा देते हैं, ठीक है, ये प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ही सीरियस किस्म का इन्फेक्शन होता है और सेप्सिस करा देते हैं, और फिर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ये हम आगे बढ़ते हैं कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है।